नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल यानी अनाज आधारित, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, वो अनाज से बनाया जाएगा। अनाज में आप मक्का वगैरह, मेज़ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इनॉग्रेट किया गया है पूर्णिया में। बिहार का एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, ये जो इथेनॉल प्लांट है, ये देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल उत्पादक इकाई है। उसके ऊपर से आप यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इंडियन ऑयल कंपनी है, भारत पेट्रोलियम या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों से बिहार सरकार का एग्रीमेंट हुआ है 10 वर्षों के लिए, 10 सालों के लिए। ये तीनों जो कंपनियां हैं वो ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्लांट के लगने से, सेटअप होने से 52 लोगों को तो डायरेक्ट काम मिलने वाला है और सैकड़ों लोगों को इनडायरेक्ट भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और देखिए, पूर्णिया ये वही ज़िला है, पूर्णिया उन ज़िलों में से आता है जो कि बिहार के गरीब ज़िलों में शामिल है। जी हाँ, रिसेंटली एक नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनली पावर्टी इंडेक्स आया था, जिसके तहत बिहार के सबसे, अगर पुअर, सबसे गरीब ज़िले की बात करें तो वो तो खैर किशनगंज था, लेकिन लगभग में पूर्णिया भी था। तो पूर्णिया के आसपास जो भी, जैसे सुपौल वगैरह जो भी ज़िले हैं, ये सब किस कैटेगरी में आती है? तो पुअर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन पटना। हाल ही में पटना में आयोजित बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 का नाम क्या है? तो रिसेंटली बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 को ऑर्गेनाइज़ किया गया है पटना में। पटना में आपको मिलेगा बिहार म्यूज़ियम, तो यहीं पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये जो बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव था ना, ये बेसिकली बिहार में स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए था। आपको मालूम होगा, बिहार में जो भी लोग हैं उनमें क्या है कि स्पोर्ट्स की टैलेंट तो है, लेकिन हमारे राज्य में स्पोर्ट्स का वो इन्वायरमेंट नहीं है, स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि सेक्टर तो बहुत सारे हैं जहाँ पे एक बिहारी अपना टैलेंट दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड करी जाती है, जिससे कि हम लोग वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकें। अब पिछले साल आपने देखा होगा, जब नॉर्मल ओलंपिक ऑर्गेनाइज़ किया गया टोक्यो में, तो उसमें बिहार से एक भी कंटिजेंट नहीं गया, एक भी प्लेयर नहीं था। लेकिन हाँ, पैरा ओलंपिक्स में 1-2 प्लेयर थे। वो आपको कमेंट में बताना है कि पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले बिहार के कौन प्लेयर थे। तो इसी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये समिट, एक तरह से कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसका नाम था चक दे बिहार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस कॉन्क्लेव से, इसके बाद से ये टारगेट रखा गया है कि जो 2028 में ओलंपिक्स होने वाले हैं, लॉस एंजलिस में ये ओलंपिक्स होंगे, ठीक है। इस वाले ओलंपिक्स में बिहार के भी प्लेयर शामिल हों, इसका इंश्योरेंस किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी टू द स्टेट्स यंग एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। राज्य के युवा और महिला उद्यमी को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गूगल जो सर्च जायंट कंपनी है गूगल, इसने ये MOU साइन किया है तेलंगाना के साथ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तेलंगाना का कैपिटल आपको हैदराबाद मिलेगा, ठीक है। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? चंद्रशेखर राव, KC राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं तमिली साई सौंदरराजन। नेक्स्ट है, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोग्राम। तो ये जो जीन बैंक कार्यक्रम है, इसको मंजूरी दे दिया है किस राज्य की कैबिनेट ने? तो ये कैबिनेट है महाराष्ट्र कैबिनेट ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो जीन बैंक प्रोग्राम है, ये के तहत होगा क्या? तो इसके तहत जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं उसको कंजर्व किए जाएंगे, संरक्षित किए जाएंगे। जैसे में मरीन डाइवर्सिटी, इसको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। सीड्स ऑफ लोकल क्रॉप्स, जो लोकल फसल हैं उनके सीड्स को कंजर्व किया जाएगा। फिर है कि एनिमल डाइवर्सिटी को भी कंजर्व किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं, इस जीन बैंक प्रोग्राम के तहत 7 ऐसे फोकस एरिया हैं, 7 सेक्टर पे फोकस किया जाएगा, ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कहा है। जैसे मरीन बायोडाइवर्सिटी हो गया, लोकल क्रॉप्स मैंने बता दिया, एनिमल डाइवर्सिटी, फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी, ग्रास लैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लेन्स फॉर एरियाज अंडर फॉरेस्ट राइट, ये सब रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। तो ये सारे चीज़ों पे यहाँ पे काम होना है। करीबन 173 करोड़ रुपए खर्च आएंगे इस प्रोग्राम पे। 73rd रिपब्लिक डे परेड में जो झांकी यानी कि जो टैब्लो बेस्ट चॉइस कैटेगरी में फर्स्ट आया है, यानी बेस्ट पॉपुलर चॉइस, जी हाँ, बेस्ट पॉपुलर चॉइस में फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र का ही टैब्लो रहा। हालांकि मैं बता दूं, वैसे टॉप रहा यानी कि बेस्ट रहा कौन सा? तो उत्तर प्रदेश का झांकी, उत्तर प्रदेश का टैब्लो बेस्ट रहा था। लेकिन अगर पूछा जाए बेस्ट पॉपुलर चॉइस, एक नया कैटेगरी ये लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, INS घड़ियाल एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 11 अराइव्ड एट विच कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग क्रिटिकल मेडिकल एड। तो मिशन सागर 11 के हिस्से के रूप में INS घड़ियाल महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस देश में पहुंचा है? तो INS घड़ियाल गया है श्रीलंका को। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है काफ़ी ख़तरनाक तरीके से, और ये जो सागर इनिशिएटिव है, सागर मिशन है, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने इसको 2020 में ही लॉन्च किया था, ठीक है। सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज़ है हमारे अगल बगल, उन सब को हेल्प पहुंचाने के लिए इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया था, मिशन सागर। और इसके तहत ही INS इंडियन नेवल शिप घड़ियाल अभी श्रीलंका पहुंचा है
मेडिकल ऐड लेकर। नेक्स्ट है व्हेन इज़ इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल लेबर डे है इसको मे डे भी कहा जाता है या फिर इसको वर्कर्स डे भी कहा जाता है। ठीक है, या हिंदी में अगर कहें तो श्रम दिवस भी कहा जाता है। और देखिए, लेबर वर्कर्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने आप में, क्योंकि कोई भी फैक्ट्रीज आज देखिए, कोई भी बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है, इन लोगों के बगैर वो चल नहीं पाएगी। ठीक है, हर इंस्टीट्यूशन या फिर फैक्ट्रीज कंपनीज जो भी हैं, इनको रन करने के लिए ये लेबर अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए इनको उतना कंडीशन, वो फेवरेबल कंडीशन मिलनी चाहिए जो इनके लाइवलीहुड को थोड़ा बढ़िया रख सके, यानी कि एक ह्यूमन कंडीशन इन्हें देना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आते हैं, क्या हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर के बारे में कोई आर्टिकल है, वर्कर्स के बारे में कोई आर्टिकल है? तो मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में आपको मिलेगा डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल आपको 42 मिलेगा और आर्टिकल 43 एंड 43A, ये 3 आर्टिकल हैं जो बिल्कुल लेबर पे हैं, वर्कर्स के लिए हैं। तो आर्टिकल 42 तो ये कहता है कि आप उनको बिल्कुल कठिनाई में नहीं रख सकते वर्कर्स को एटलीस्ट ह्यूमन कंडीशन आपको देना चाहिए कि जो मानव जीवन रहे, यानी कि ह्यूमन की तरह उन्हें ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए एक्चुअली। क्योंकि जैसे अब कोई आपने रूम दे रखा है, ठीक है, अब रूम दे रखा है तो उसमें इतना तो कम से कम रूम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि कम से कम उसमें लोग एटलीस्ट लेट सके बढ़िया से। ठीक है, अब ये नहीं कि ऐसा रूम दे दिया है जिसमें 4 5 6 लोग डाल दिया है, बहुत छोटा रूम है, उसी पे एक दूसरे पे कैसे कैसे करके लेटे हुए हैं उसे ही। ठीक है, तो वो ह्यूमन कंडीशन नहीं हुआ। तो एक तो ह्यूमन कंडीशन आपको देने हैं। फिर आर्टिकल 43 कहता है कि जो वर्कर्स हैं उनको एटलीस्ट लिविंग वेजेस तो आप प्रोवाइड करो ही, कम से कम इतना तो आप उनको सैलरी दो, इतना तो उनको इनकम दो कि कम से कम वो अपना भरण पोषण कर सके। अब भरण पोषण करने तक भी आप अगर नहीं सैलरी दे पा रहे हो, वो खा पी भी नहीं रहे, 2 टाइम वो खा भी नहीं रहे हैं, तो फिर उनको कमाने का वो है नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ एक है। और एक है आर्टिकल 43 जो अमेंड करके लाया गया था। ठीक है, ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 1976, इसके तहत ही लाया गया था 43A। और 43A कहा गया था कि जो वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, यानी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी होगा। तो ये जो आर्टिकल हैं वो रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, क्या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेबर को लेकर, वर्कर्स को लेकर? तो जी हाँ, बिल्कुल है। और वो कौन सा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ विच शिप बिल्डिंग कंपनी। तो सर्बानंद सोनोवाल ने किस जहाज़ निर्माण कंपनी के स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली यानी कि 50 साल पूरा इसका हो गया है, और इस समारोह का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। तो ये कौन सी कंपनी है जो कि जहाज़ बनाती है? शिप बिल्डिंग कंपनी है।
यह है कोचिन शिपयार्ड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इस कंपनी को फाउंड किया गया था 29 अप्रैल 1972 को, ठीक है। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का पहला जो शिप था वो कौन सा था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने पहला शिप कौन सा बनाया था? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था एमवी रानी पद्मविनी। एमवी रानी पद्मविनी ये शिप पहला शिप था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का, जो कि 1981 में इसको मैन्युफैक्चर किया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड रिसेंटली इसने एक्चुअली बना रहा है कौन सा? तो INS विक्रांत, ठीक है। ये इंडिजिनस होगा, हमारा भारत का इंडिजिनस करियर होगा। वैसे हमारे पास विक्रमादित्य है जो कि हमने रसिया से परचेज किया है, लेकिन यहाँ कोचिन शिपयार्ड INS विक्रांत को बना रहा है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ होस्टिंग ग्लोबल पटीदार बिजनेस समिट 2022? तो ग्लोबल पटीदार बिजनेस समिट 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? ये शहर है सूरत। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और सूरत किस राज्य का शहर है? ये गुजरात में आपको मिलेगा। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है पटीदार बिजनेस समिट को? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैज़ रिसीव्ड इंडिया फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? किस दवा कंपनी को इंडिया फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार मिला है? अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपका चालू हो गया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया फार्मा, यहाँ पे जो वर्ड था वो चेंज था। क्या था? तो इंडिया फार्मा अगर आपसे पूछे इनोवेशन, ये वर्ड यूज़ करें, इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे गया? तो ये ग्लेनमार्क को गया। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है इंडिया फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, तब इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा शिप्ला लिमिटेड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, शिप्ला इंडियन कंपनी है। नेक्स्ट है, अर्देशीर बीके दुबाश हैज़ बीन कन्फर्ड हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड बाय विच कंट्री? तो अर्देशीर बीके दुबाश जो हैं उनको सर्वोच्च राजनयिक डिप्लोमेटिक अवार्ड दिया गया है, किस कंट्री के द्वारा? तो ये दिया गया है पेरू के द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली अर्देशीर दुबाश जो हैं ये एक ऑनरी कॉन्सुल हैं, ठीक है। कॉन्सुल क्या होता है? देखिए, जैसे एम्बेसडर होता है, किसी देश का एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं ना, उसके छोटा रूप आप कह सकते हो, ठीक है। इसका एक स्मॉल रूप जो कि आप कह सकते हो, क्योंकि एम्बेसडर जो होता है हमेशा उस कंट्री की कैपिटल में ये रहेगा, ठीक है। हमेशा उस कंट्री की कैपिटल में ये एम्बेसडर रहेगा, एम्बेसी रहेगा। लेकिन कॉन्सुल जो है कंट्री के दूसरे शहरों में ये रह सकता है। तो ये जो दुबाश थे ये मुंबई में कॉन्सुल थे। किस कंट्री के कॉन्सुल थे? पेरू के कॉन्सुल थे मुंबई में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, पेरू के एम्बेसडर कौन है भारत में? तो पेरू के एम्बेसडर हैं कार्लोस पोलो, ठीक है। कार्लोस पोलो, कार्लोस आर पोलो कहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पेरू की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल आपको लीमा हो जाएगी। और पेरू के प्रेसिडेंट कौन हैं? पेड्रो कैस्टिलो, ये भी याद रखिए, क्योंकि ये भी करंट में ही ये पेड्रो कैस्टिलो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं पेरू के, ठीक है।
तो याद रखिएगा। हालांकि आपको बता दूं कि पेरू जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनाग्रेटेड सेमिकन इंडिया समिट 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और बेंगलुरु आपको पता होगा, इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। ठीक है। और सेमिकन इंडिया समिट इसलिए किया गया था, इसलिए ये समिट ऑर्गेनाइज़ किया गया था क्योंकि भारत चाहता है सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन भारत और बढ़ाना चाहता है, और इसके तहत आत्मनिर्भर बनना चाहता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है। सेमीकंडक्टर से चिप वगैरह भी बनाए जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर्स। कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये वैक्यूम आधारित ये नली है, नाला आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये कौन सा सिटी है? यह है आगरा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो वैक्यूम बेस्ड सीवर्स है, ये बनाए गए हैं ताजमहल के नज़दीक। आपको आगरा में पता होगा ताजमहल है, तो ताजमहल के नज़दीक ही ये बनाया गया है ये सीवर्स, जो कि वैक्यूम बेस्ड सीवर्स है। इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो खर्च किए गए हैं वो हैं 100 करोड़ रुपए। और आगरा आपको मालूम होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं, एक्चुअली अपॉइंट किए गए हैं, और वो कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाती है? गवर्नर कौन हैं अभी उत्तर प्रदेश में? आनंदीबेन पटेल, ये हैं गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री है। सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र है पॉपुलेशन में, और थर्ड पोजीशन पे बिहार है पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो। इनफैक्ट हमने सेंसस 2011 पे कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आपको दिया है, तो उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा चैनल पे। सो ये था आज का करंट अफेयर्स। मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।